नमस्कार दोस्तों। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या का ये मौका है, तो आज बात सत्ता के गणतंत्र की ही करते हैं। जैसे देश का गणतंत्र अलग अलग राज्यों से मिलकर बनता है, वैसे ही मौजूदा सत्ता का गणतंत्र अलग अलग दलों से मिलकर एनडीए के रूप में है। देश के गणतंत्र को तोड़ने का जो आरोप विपक्ष मौजूदा सत्ता पर लगाती ही है, आज हम आपको सत्ता के गणतंत्र में ही सेंधमारी की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अपने सहयोगी दलों को हुई हमेशा अपने निशाने पर रखते हैं और मौका मिलते ही सत्ता के अपने गणतंत्र को हिट करते ही चूकते नहीं हैं। अब सबसे चौंकाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि मोदी और शाह के निशाने पर एक ऐसा साथी आ चुका है जिसको छेड़ने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन यही तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का फर्क है। इस फर्क को हर वो इंसान समझ रहा है जिसने सिर्फ मोदी और शाह दौर नहीं, अटल, आडवाणी, जोशी का दौर भी देखा है, उनके विपक्ष में रहने का दौर भी देखा है, उनकी सत्ता का दौर भी। अटल, आडवाणी और जोशी की बीजेपी के दौर में जो सहयोगी थे, उनमें से कई दलों को मोदी शाह ने, बीजेपी ने तोड़ा है, कुछ को तो ठिकाने ही लगा दिया। इनमें आप बाल ठाकरे की शिवसेना और रामविलास पासवान की एलजेपी को देख सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल के अकाली दल में टूट नहीं हो पाई, लेकिन उस गद तक पहुंचा दिया जिसकी कभी सुखबीर बादल ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि परिवारवाद का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के ये सभी पुराने सहयोगी दल परिवार के हाथों ही चल रहे हैं। अब परिवार की एक ऐसी ही राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े प्लान के आड़े आ रही है। ये राजनीतिक है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी की। और मोदी के जिस बड़े प्लान के आड़े नायडू की राजनीति आ रही है, वो प्लान है मिशन साउथ, यानी दक्षिण में मजबूत घुसपैठ। मोदी सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी है, वो नीतीश और नायडू ही है। नीतीश तो बिहार में खुद भी बीजेपी की बैसाखी पर टिके हैं, इसलिए नीतीश के साथ मोदी और शाह की टसल डायरेक्ट दिखाई और सुनाई देती है। लेकिन नायडू अकेले दम ही प्रचंड बहुमत से आंध्र प्रदेश की सत्ता में है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेवा नायडू के साथ सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्री पोल अलायंस में एनडीए के साथ हैं। ऐसे में नायडू को सीधे आंख दिखाना या डायरेक्ट टसल मुमकिन नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सत्ता में अब जिस खींचतान की भूमिका बन रही है, उसके पीछे दिल्ली का गेम होने की आशंका जताई जा रही है। यह गेम है चंद्रबाबू नायडू की विरासत को लेकर। वैसे तो पूरे 5 साल यानी कि 2029 तक नायडू की सरकार को कोई रिस्क नहीं है, ना ही नायडू की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा है। नायडू की टीडीपी के पास 175 विधानसभा सीट वाले सदन में 135 सीट है, यानी 2/3 से भी ज्यादा। पवन कल्याण की जनसेवा के पास 21 सीट और बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं। लेकिन 8 विधायक वाली बीजेपी की आलाकमान की पारखी नजर ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे दक्षिण भारत में अपनी मजबूत घुसपैठ का चेहरा तलाश लिया है। उस चेहरे को प्रधानमंत्री मोदी आंधी बता चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे कि यह चेहरा पवन कल्याण का है, जो नायडू सरकार के इकलौते डिप्टी सीएम हैं। मोदी को पवन कल्याण में इतनी बड़ी संभावना क्यों दिख रही है, ये तो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप आंध्र प्रदेश की सत्ता में खींचतान की बुनियाद को समझ लीजिए, जिसे पवन कल्याण के पीछे खड़े होकर दिल्ली और तेज कर सकती है। हालांकि इस खेल में सबसे बड़े खतरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। दरअसल टीडीपी के तमाम नेता और मंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को डिप्टी सीएम बनाने की मांग और तेज हो रही है। यह मांग लंबे समय से चल भी आ रही है, लेकिन ज्यादा गंभीर तब हो गई जब विदेश धरती पर भी ये मांग उठने लगी। मुख्यमंत्री नायडू और उनके मंत्री बेटे नारा लोकेश विदेशी निवेश लाने की खातिर दावोस गए हुए हैं और बताया जाता है कि वहां भी नारा लोकेश को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। इस बात ने पवन कल्याण को अलर्ट कर दिया है और पवन कल्याण की पीठ पर सवार होकर दक्षिण की राजनीति वैतरणी पार करने की सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी चौकन्ना कर दिया है। मोदी और शाह के चौकन्ना होने की एक और वजह भी है।
स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने नायडू के साथ रेवंत रेड्डी भी मौजूद हैं। दोनों की साथ साथ फोटोज भी वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और नायडू की गहरी दोस्ती के खतरों को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, आप भी समझते हैं। दोस्तों, अगर नायडू कांग्रेस के साथ चले गए तो दिल्ली में मोदी सरकार का क्या होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वक्फ बिल और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर नायडू राहुल जैसी सोच ही रखते हैं, यानी मोदी सरकार के विरोध में रहते हैं। अपने राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण तो नायडू के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है ही। जाहिर है नायडू को लेकर मोदी जी खतरे में ही रहते हैं। इस खतरे के साथ ही नायडू अपने समर्थन की भरपूर कीमत भी प्रधानमंत्री मोदी से वसूल रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती थी, लेकिन नायडू के दबाव में न सिर्फ उसके निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करना पड़ा, बल्कि उस फैक्ट्री के लिए नायडू सरकार को केंद्र ने करीब 11,500 करोड़ का फंड भी सैंक्शन कर दिया। बैसाखी वाली सरकार के ऐसे दबाव और नायडू के सामने अपनी ऐसी स्थिति से प्रधानमंत्री काफी असहज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर पहले ही मामला नाजुक रहता है। हर गुजरते दिन के साथ नए नए मोड़ सामने आते रहते हैं। नीतीश और मोदी शाह के बीच शह और मात का खेल खुलेआम चल रहा है और आंध्र प्रदेश में भी अब ऐसा ही खेल पर्दे के पीछे होता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में शह और मात के इस सियासी खेल में डिप्टी सीएम पवन कल्याण एक अहम किरदार है। मुख्यमंत्री नायडू के इर्द गिर्द दिल्ली से जो बिसात बिछाई जा रही है, वो नायडू के इस डिप्टी के जरिए ही होती दिख रही है। नारा लोकेश के उप मुख्यमंत्री बनने का मतलब पवन कल्याण भी समझते हैं। ये सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद की ताकत का बंटवारा नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली टीडीपी और पूरे प्रदेश को संदेश होगा कि चंद्रबाबू के बाद उनका वारिस कौन होगा। जाहिर है कि 74 साल के नायडू अब अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की ओर बढ़ चले हैं। नारा लोकेश जनता से चुने हुए विधायक हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी समझी जा सकती है। पार्टी में भी उनकी पूरी पकड़ है और सत्ता पर भी। माना जाता है कि हाल ही में राज्य के जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं, वो नारा लोकेश की ही चॉइस है। अब अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो अगला सीएम कौन होगा, यह भी तय है। पवन कल्याण और उनकी पार्टी के लोगों की फिक्र यही है। पवन कल्याण खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अभी ना सही तो 5 साल बाद ही सही, लेकिन उनके सहयोगी नारा लोकेश ही उनके सामने चुनौती बन सकते हैं। जनाधार के लिहाज से भी नारा लोकेश पवन कल्याण से आगे नजर आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की सत्ता में तीसरा कोण बीजेपी भी है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। उसे किसी नए राज्य में ना ही अपने कैडर की जरूरत होती है और ना ही अपने किसी नेता की। मोदी सत्ता के अमृतकाल में बीजेपी की अमरबेल किसी भी पार्टी और उनके नेता के सहारे फल फूल लेती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की एकजुट शिवसेना और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू का इसका एक शानदार उदाहरण है। शिवसेना के कंधे पर सवार होकर बीजेपी महाराष्ट्र में 132 सीट पर पहुंच गई और शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। उद्धव महज 20 सीट पर सिमट गए। यही स्थिति बिहार की है। जेडीयू के कंधे पर सवार बीजेपी 80 पर पहुंच गई और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहते हुए भी 45 सीट पर सिमट गए। टूटने का खतरा भी जेडीयू पर भी मंडरा रहा है। अब इसी स्टाइल में मोदी और शाह आंध्र प्रदेश के सभी, साथ ही पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी की अमरबेल चढ़ाना चाहते हैं पवन कल्याण के सहारे। पवन कल्याण के कद और शख्सियत को समझने से पहले भी ये जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में एनडीए का मौजूदा स्वरूप यानी नायडू को बीजेपी के साथ लाने में पवन कल्याण की बहुत अहम भूमिका है। वरना तो 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नायडू और अमित शाह के बीच जुबानी जंग का स्तर कहां तक पहुंच गया था, इसके सबूत आज भी वीडियो की शक्ल में यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। खबरों की शक्ल में गूगल के खजाने मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। यह है बीजेपी के लिए पवन कल्याण की एक उपयोगिता। लेकिन पवन कल्याण इससे भी कहीं आगे की शख्सियत है।
साउथ के एक मशहूर एक्टर तो वो हैं ही, बीजेपी और संघ के राजनीतिक एजेंडे से ही भी हूबहू मैच भी खाते हैं। आरएसएस के 99 बरस, बीजेपी के 45 बरस और नरेंद्र मोदी के लगातार 11 साल की सत्ता के बावजूद सनातन का जो एजेंडा दक्षिण भारत में पांव नहीं जमा सका, उसे पवन कल्याण के जरिए फैलाने का फ्यूचर दिल्ली और नागपुर देख रही है। तिरुपति लड्डू विवाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ पवन कल्याण की मुहिम उन्हें सनातन समर्थकों के बीच खासा पॉपुलर बना रही है। बतौर फिल्म स्टार वो पहले ही खूब पॉपुलर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पवन यानी कि हवा यानी आंधी कहते हैं। अब आंध्र प्रदेश के ताजा घटनाक्रम और मोदी जी के दौर के इतिहास को देखने के बाद ये सवाल सामने आता है कि क्या पवन कल्याण के पीछे खड़ी होकर बीजेपी टीडीपी को चेक एंड मेट देगी? क्या पवन कल्याण के सहारे दक्षिण में बीजेपी आरएसएस का एजेंडा आगे ले जाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में पवन कल्याण आंध्र प्रदेश समेत पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी की राजनीति करते नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति साध रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसी ही मजबूत और ठोस जानकारी वाली खबरें आप तक भेजते रहें। नमस्कार।